गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज अप टू 3.5 तक कर ली है। 3.5 की हमने पहला और दूसरा सम कर लिया है। वजन गुणन विधि से हम ये कर रहे हैं। पहले और दूसरे जो सम है उसमें मैंने कहा था कि सेकंड सम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सम में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड के की वैल्यू थी सेकंड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल थे और कोई हल नहीं था। आज हम इस वीडियो का यानी कि एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है बेटा। और स्टेटमेंट में क्या है? 8x + 5y = 9। मैं आपको वज्र गुणन विधि से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले भी करके दिखाया। प्रतिस्थापन विधि आपको आती है। ये पहला समीकरण 3x + 2y = 4, 3x + 2y - 4 = 0। ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि आपको आती है, वो आपने खुद कर लेनी है। ठीक है। और वज्र गुणन विधि से मैं आपको ये सम करके दिखा देता हूँ। वज्र गुणन विधि से कौन सी क्या होता है भाई? 2312 का नियम होता है, आपको बताया था। यहाँ a1 a2 b1 b2 देखो 8/3 5/2 दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। आप सीधा ही वज्र गुणन वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है। वैसे आप क्योंकि वज्र गुणन विधि से आप अद्वितीय हल ही निकालते हो, इसलिए आपने निकाल के देख लेनी है। चलो निकाल के देख लेते हैं पहले ही। a1 क्या है? 8, b1 क्या है? 5, c1 क्या है? -9, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 2, c2 कितना है? -4। देखो यहाँ a1/a2 8/3 आ गया, b1/b2 कितना आ गया? 5/2 आ गया, और c1/c2 कितना आ गया? -9/-4। तो ये आ गया 9/4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं therefore a1/a2 is not equal to b1/b2। तो समीकरण 1 व 2 के अद्वितीय हल है। कौन से हल है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है तो जब दोनों नहीं बराबर अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा। तो आप पहले क्या लिखोगे? x y 1। ठीक है, इनके बीच में लिख लेंगे, इधर इधर। पहले लिखेंगे सेकंड का मतलब b1 b2 कितना है? 5, और यहाँ क्या है? 2। यहाँ लिखेंगे 5 2। फिर लिखेंगे हम 3 का मतलब c1 c2 -9 -4 -4। फिर लिखेंगे हम 1 का मतलब a1 a2 का मतलब 8 3 लिख लिया। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 का मतलब फिर b1 b2 क्या है? 5 2। फिर आप क्या करते थे? x इसकी मल्टीप्लाई -20 आएगी, -2 की 9 से करेंगे, फिर इसकी माइनस लिख के -18 आएगा। y ये क्या है? इसकी इससे करो तो क्या आएगा? -27। इसकी इससे करो -32 आएगा। z नहीं 1 में इसकी इससे करेंगे तो 16 आएगा, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा? 15। सॉल्व कर लो। x -20 + 18 y -27 + 32 1 y 1। पहले इन दोनों को इक्वल रख लो, फिर इन दोनों को इक्वल रख लो, यानी कि x बाई यहाँ क्या आएगा? -2 = 1, और y / 5 = 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये कौन सी विधि है? वज्र गुणन विधि है। आपने प्रतिस्थापन विधि से देखना है, फिर आपने बताना है कि कौन सी अधिक उपयुक्त। आप देख लेना। अच्छा, वैल्यू देख लेते हैं। आंसर ठीक है कि नहीं, इसमें पुट करो। -16, 8 की 2 से करेंगे -16, 5 की 5 से करेंगे 5 की 5 25 -16 9 आ गया, 9 - 9 0। ठीक है, अब ये भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -6 आएगा। 3 × -2 -2 -6,
5 भी 2 से करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 4 माइनस 4 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखो इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय, किसी का मतलब कोई भी हो, बीजगणितीय विधि होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वज्र गुणन विधि, कोई भी विधि हो, हल कीजिए। पहला देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का, मासिक खर्च, व्यय का मतलब खर्चा का एक भाग नियत है, एक भाग तो मतलब नियत है, फिक्स है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, मतलब उसका भोजन का खर्च है, जितने दिन भोजन लिया उतने दिन उसका जुड़ जाएगा। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये जैसे हमने टैक्सी वाला एक सम किया था, एक हमने लाइव पुस्तकालय वाला सम किया था, 3.3, 3.4 में हम ऐसे सम कर चुके हैं जिसमें एक फिक्स चार्जेस होता है और एक प्रतिदिन का होता है। जैसे हमने टैक्सी वाला किया था और पुस्तकालय वाला किया था। जैसे ये हॉस्टल वाला है, छात्रावास है, उसमें क्या है बेटा, नियत फिक्स चार्ज, मतलब इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी जैसे मान लो रूम पे तो रह ही रहे हैं तो रूम के तो लगेंगे, बाकी जितने दिन आप खाना खाओगे उसके हिसाब से लगेंगे। तो उसके हिसाब से आपका ये सम है। देखो क्या करेंगे, माना नियत किराया, ठीक है, माना नियत व्यय का मतलब खर्चा, नियत व्यय कितना है, x रुपये मान लिया हमने, ठीक है, और प्रतिदिन मतलब एक दिन का, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है कितने रुपये है भाई, वो हमने मान लिया 22 रुपये, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार वो कितने दिन उसने भोजन किया, ए ने, ठीक है, ए ने 20 दिन भोजन करता है। ए कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन भोजन की, अब देखो 20 दिन है तो देखो x तो लगेगा, एक दिन का भोजन का मूल्य कितना रुपये है, 22 रुपये, तो 20 दिन का कितना होगा, 20y हो जाएगा, ठीक है। ये ए द्वारा है, 20y इज इक्वल टू कितने रुपये दिए इसने, 1000 रुपये दिए। ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया। फिर से प्रश्नानुसार, अब बी का देख लो भाई, जो बी है उसने कितने दिए, फिर से प्रश्नानुसार उसने क्या कहा, देखो x तो लगेंगे फिक्स है, उसने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। एक दिन भोजन का मूल्य 22 रुपये है, तो 26 दिन का कितना होगा, 26y, और कितने रुपये देता है, 1180 रुपये देता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1180 हो गया। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी विधि से कर सकते हो, मेरे को तो सबसे अच्छी विधि विलोपन विधि लगती है। देखो विलोपन विधि से हम इसको करते हैं। पहले कौन सी विधि से करेंगे हम, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में क्या करते थे, x + 20y, x + 26y इज इक्वल टू, यहाँ है 1000 और यहाँ है 1180। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब उसमें क्या होता है, विलोपन विधि में हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि जो गुणांक है वो सेम होने चाहिए। गुणांक सेम है, देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सेम है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, फिर कैंसिल करना है। अब ये x ऐसे तो कैंसिल हो गए नहीं, कैंसिल कब होते हैं, जब दोनों के साइन क्या होते हैं, अलग अलग। तो घटाने पर नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। या प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस प्लस का माइनस, यहाँ भी माइनस, ये इससे क्या हो गया, कट गया। ये प्लस का है, माइनस का है, कट गया।
ये 20y है, ये माइनस के 26y है। जब दोनों के साइन अलग अलग हो तो घटाते हैं, और घटाने के बाद साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है, 26। 26 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -6y, यहाँ आ जाएगा -180। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या आ गया, 180 डिवाइड बाई 6, यानी कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान कितना आ गया, 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, हम ज़्यादातर 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा। ये क्या है, ये रहा एक समीकरण। तो यहाँ x प्लस 20y, y का मान है 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस के 600 मल्टीप्लाई की कर ली, x यहाँ क्या आ गया 1000 माइनस के 600, 1000 में से 600 गए बेटा 400, तो x का मान कितना आ गया, 400 आ गया। x का मान कितना है 400 और y का मान कितना आया 300। ठीक है, आपको नियत व्यय किया था, अतः नियत व्यय मतलब नियत व्यय कितने रुपये है, जो फिक्स है। नियत का मतलब होता है फिक्स। फिक्स चार्ज कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये तो लगेंगे। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना रुपये है, वाई कितना है 30 रुपये। मतलब एक दिन भोजन का कितना मिलता है, 30 रुपये देना पड़ता है उसको। और नियत व्यय फिक्स चार्ज कितने हैं, 400 रुपये। अब वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं हम। x की वैल्यू कितनी है 400, 20 की 30 से गुणा करेंगे 600, 600 और 400 1000। इसमें भी करके देख लो, x की वैल्यू कितनी है 400, 26 की 30 से गुणा करेंगे 700, 26 की 30 से गुणा करेंगे 780, 780 में 400 जोड़ेंगे तो 1180। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट, देखो बेटा सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। भिन्न वाली है, ये हमने पहले किया था। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा भिन्न वाले हमने पहले भी किए हैं, देखो ध्यान से। उसमें हम क्या करते थे, माना भिन्न, माना भिन्न, भिन्न क्या होता है x/y। x क्या है यहाँ अंश है, और y कितना है, y क्या है हर है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अब क्या कहा है प्रश्नानुसार, जो वो कहता है, क्या कह रहा है कि ये भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी यदि अंश में से 1 घटा दिया जाता है। हर का कुछ नहीं कहा, हर ऐसे कैसे, अंश में से 1 घटा दिया तो ये भिन्न कितनी बढ़ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, इसकी इससे, इससे करो 3x माइनस 3y, इसको उधर ले आओ, 3x माइनस y इसको उधर ले जाओ, +3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब फिर से प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार, भाई फिर से प्रश्नानुसार क्या कहता है वो कह रहा है यदि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया। अब हर में 8 जोड़ना है तो वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा y + 8 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या 8, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से हम कौन सी विधि से करेंगे, मैंने कहा था विलोपन विधि मेरी फेवरेट है, आप भी देख लेना आपकी फेवरेट क्या है। मेरी तो विलोपन विधि है, विलोपन विधि से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखो पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखो कितनी आसान है विलोपन विधि, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपका पहला टारगेट क्या होता है विलोपन विधि में कि आपको गुणांक सेम करने होते हैं, या तो x का गुणांक सेम हो या y का। यहाँ y का सेम है, देखो इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, हो गया टारगेट पहला। दूसरा टारगेट कैंसिल करना है, घटाने पर करेंगे जोड़ने पर करेंगे, साइन देख लो, यदि साइन एक जैसे हैं तो कटेंगे नहीं, इसका मतलब घटाने पर करना पड़ेगा। अब इनके साइन क्या है, इसका माइनस है, इसका भी क्या है माइनस, नहीं कटेगा तो घटाने पर,
यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये इससे क्या होगा, कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स, बड़ा साइन क्या है 4, 4 का साइन माइनस, इसका प्लस है। जब दोनों का साइन अलग अलग होता है तो घटाते हैं, घटा दिया। यहाँ क्या आ गया -5, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो बेटा, a क्या है ये रहा, तो 3 × 5 - y = 3, -5 इसको उधर ले जाओ, 3 15 दे दो बादल, y 3 माइनस के 15 हो जाएगा, -12 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लो भाई, तो आंसर ठीक है कि नहीं, वैल्यू पुट करके देखनी है, जांच करनी है। 5x की वैल्यू 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15 माइनस y की वैल्यू कितनी है 12, 15 में से 12 गए 3, ठीक है, इसमें भी कर लो। x की वैल्यू 5, 4 5 20 माइनस y की वैल्यू कितनी है 12, 20 - 12 8, ठीक है, ठीक है। तो अतः उसको क्या चाहिए थी, x y से उसको कोई लेना नहीं देना नहीं, उससे तो भिन्न चाहिए। अतः भिन्न क्या थी, x/y, x का मान 5 आ गया, y का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये था बेटा आपका सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। देखो बेटा, थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट जैसे बोलती है वैसे करते जाना है। क्या कह रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिले, अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, कितने अशुद्ध की कितने की कटौती की गई, 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे, आपने बताने हैं टेस्ट में कितने % थे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि टेस्ट में कितने %। देखो तो 2 प्रकार के प्रश्न बता रखे हैं इसने क्या, शुद्ध उत्तर जो ठीक है, अशुद्ध उत्तर जो ठीक नहीं है। ठीक है, पहले मान लेते हैं, माना टोटल कुल % तो बाद में देख लेंगे। देखो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा, माना टेस्ट में शुद्ध %, शुद्ध है सही उत्तर वाले %, सॉरी शुद्ध नहीं लिखना, माना टेस्ट में सही उत्तर वाले %, जो उसने सही उत्तर किए हैं उसके कितने % मान लिए, x मान लिए। ठीक है, टेस्ट में अशुद्ध उत्तर वाले %, ठीक है, अशुद्ध उत्तर वाले % कितने मान लिए, y मान लिए। अशुद्ध का मतलब गलत उत्तर है जो, ठीक है, वो कितने मान लिए, y मान लिए। अब देखो प्रश्नानुसार ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि सही उत्तर के 3 अंक मिले। सही उत्तर के कितने अंक मिले हैं, 3। उसके सही उत्तर वाले कितने % है, x है, यानी कि हर एक % के उसको सही उत्तर के कितने % है, x है, मतलब सही उत्तर वाले जो % है वो x है। आपने क्या करना है, उसको 3 से गुणा कर देनी है, 3x, यानी कि सही उत्तर वाले कितने नंबर आए, उसके 3x आए। फिर क्या कर रहे हैं, अशुद्ध उत्तर के उसके कितने नंबर कट जाते हैं, 1 अंक की कटौती। कटौती का मतलब कम हो जाते हैं, कम का मतलब माइनस कर दो। अब क्वेश्चन कितने हैं, y 1 अंक कटता है, तो यानी कि क्या आएगा 3x - y। ये तो सही उत्तर वाले, ये कौन से हैं आपके, गलत उत्तर वाले। सही उत्तर वाले में से गलत उत्तर वाले घटा दिए तो कितने आ जाएंगे, जितने उसने टेस्ट में लिए हैं। टेस्ट में कितने अंक लिए हैं, 40। ये पहला समीकरण आ गया। ठीक है, समझा गया कि नहीं। सही उत्तर बेटा, सही उत्तर वाले, जैसे मान लो 50 उस पेपर में 20 क्वेश्चन है,
15 उसके ठीक है, 5 गलत है। तो ठीक के कितने नंबर मिले हैं उसको? 3, यानी कि 15 3 45 ठीक नंबर मिल गए। और गलत के जैसे हमारे पेपरों में तो नंबर कटते नहीं है, जैसे हम टेस्ट देते हैं, कोई एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है टेस्ट में। इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब यदि आपका गलत है उसका नंबर भी कटेगा। तो ये कह रहा है कि जो गलत है क्वेश्चन उसके कितने नंबर कटेंगे? 1 नंबर कटेगा। तो कटौती होगी, कटौती में कटेगा, यानी कि 5 उसके गलत है, तो इसका मतलब कितने कटेंगे? उसके 1 के कितने नंबर कटते हैं? 1 के क्वेश्चन के 1 नंबर कटता है, तो 5 गलत है तो कितने कटेंगे? 5 कटेंगे। तो ऐसे ही 15 के ये 45 तो ठीक हो गए, कटेंगे कितने? 5 कट गए तो कितने बन गए? 40 बन गए। ऐसे ऐसे हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल ही है, क्या पता ये आएगा क्या दूसरा आएगा, वो देखेंगे। समझा गया ना? फिर से प्रश्नानुसार, फिर क्या कह रहा है? फिर से प्रश्नानुसार वो कह रहा है यदि सही के 4 अंक दे दिए जाए, सही कितने थे? x, उसके कितने अंक दे दिए? 4 अंक दे दिए जाएं, और गलत के 2 काट लें। गलत उत्तर के कितने काट लें? 2। कितने गलत क्वेश्चन है? 2 y है तो 2 y काट लिया, तो कितने अंक दिए जाएंगे? तो उसके अंक आएंगे 50 अंक अर्जित करता है। कितने अंक अर्जित करता है? 50 अंक अर्जित करता है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि यदि तीनों में से कॉमन आता हो कोई तो कॉमन ले लो, मतलब तीनों से, क्योंकि उससे क्या हो जाती है? हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो क्या करो, इसको 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, भाग करने से देखो क्या होगा? 4 को 2 से भाग करेंगे 2x, माइनस इसको 2 से करेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। आगे देखना कितना फायदा मिलेगा इसका। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों को हल कर लो। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम? विलोपन विधि से कर रहे हैं। आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हो। तो पहले लिख लो यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। ये लिख देना, विलोपन विधि द्वारा। इसने कहा था किसी भी विधि द्वारा करो, मैं विलोपन से कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे? विलोपन में पहला टारगेट क्या होता है? गुणांक सेम होने चाहिए। गुणांक सेम है, देखो इसका भी -1 है, इसका भी क्या है? -1 है। तो क्या करोगे? यहाँ घटाने पर घटा दो भाई, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है। ये इससे क्या हो गया? कट गया। इसका साइन क्या है? 3x का साइन क्या है? प्लस, 2y का क्या है? माइनस। 3x में से 2x गए x, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस। जब दोनों प्लस माइनस होते हैं तो घटाते हैं। 40 में से 25 गए 15, तो x का मान कितना आ गया भाई? 15 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा। एक कौन सा समीकरण है? ये रहा 3x, x कितना आ गया? 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। उधर ले जाओ, माइनस वाई 40 माइनस 45, 40 में से 45 गए -5, वाई कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 15, और y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर ठीक है कि नहीं। समीकरण 1 में रख के देख लो। देखो 3, x का मान कितना है? 15, 15 3 45, y का मान कितना है? 5, 45 में से 5 गए 40। ठीक है। अब 2 में भी पुट करके देख लो। x का मान 2 गुणा 15, x का मान 15 30, माइनस y का मान कितना है? 5, 30 में से 5 ये 25। ये भी हो गया। तो सही उत्तर कितने हैं? सही उत्तर वाले पर्सन कितने हैं? 15। और गलत उत्तर वाले पर्सन के, अशुद्ध उत्तर वाले पर्सन कितने हैं? 5। तो क्या लिखोगे? अतः सही उत्तर वाले पर्सन, यानी कितने? 15। अशुद्ध उत्तर वाले पर्सन, अशुद्ध उत्तर वाले पर्सन कितने हैं भाई? 5। ठीक है। तो उसने तो पूछा था कुल पर्सन, पूछा था कुल पर्सन कितने होंगे भाई? सही और उसको जोड़ दो, 15 + 5, यानी कि कुल पर्सन कितने हैं? पेपर में कितने कुल पर्सन है? टेस्ट में कितने हैं? 20।
ठीक है बेटा, ये था आपका थर्ड पार्ट। ध्यान से ये समझनी है बेटा। मेन है समीकरण। यदि आपके समीकरण बन गए ये तो आप कर लोगे। और समीकरण कैसे बनते हैं? स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जैसे जैसे वो स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे करता जाना है। इसने कहा था जो गलत है उसके काट लो, कटौती कर दो। कटौती का मतलब घटा दो, सही वाले में से गलत वाले घटा दिए। ये भी ऐसे किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार कहाँ से? ए से, दूसरी कार कहाँ से? बी से, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब स्टार्ट करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब उनकी चाल अलग अलग है, चाल का मतलब स्पीड उनकी अलग अलग है, चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे पश्चात मिलती है? 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, और यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत का मतलब एक दूसरे से उल्टी दिशा में चलती हैं, तो वो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। कितने घंटे पश्चात मिल जाती है? 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आपने दोनों कारों की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। देखो बेटा ध्यान से, इससे पहले क्वेश्चन 5 से पहले आपको बेसिक बता दूं। आपको पता है दूरी, दूरी क्या होता है? समय मल्टीप्लाई चाल, ये होता है कि नहीं? यदि समय की चाल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? दूरी आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है हमारा, ये 5th है, 4th पार्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मान लेते हैं ये क्या है बेटा? ए, और ये क्या है आपका? बी है। इनके बीच में दूरी कितनी है बेटा? ये 100 किलोमीटर दूरी है। यहां से लेकर यहां तक कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर दूरी है। अब देखो ध्यान से, पहले मैं समझा दूं फिर हम करते हैं, जल्दी से कर देंगे, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब ए भी उधर जा रहा है, बी भी उधर जा रहा है। जब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो मान लो वो यहां पर मिलते हैं, सी पर। कहाँ मिलते हैं? सी, ये सी बिंदु पर मिलते हैं। समझ गए? एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है? ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा, मतलब विपरीत दिशा का मतलब ए इस साइड चल रहा है, बी क्या चल रहा है? उस साइड चल रहा है। दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत। भाई ऐसे जब दोनों ऐसे चलेंगे तो सेम दिशा, जब आप ऐसे चलोगे तो कौन सी दिशा होगी? विपरीत दिशा। तो ये दोनों डायरेक्शन अलग है, तो यानी कि ए तो इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो मान लो यहां पर आकर वो क्या जाते हैं? मिल जाते हैं। सी यहां पर आकर दोनों आपस में क्या हो गए? मिल लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई? 100 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में क्या है? 100 किलोमीटर है। समझ गए? ये दो दे रखे हैं, कैसे इन दोनों को हम करते हैं। देखो कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे? माना इसने क्या कहा? दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। ठीक है, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल। ठीक है, चाल मान लेते हैं बेटा, कितनी है चाल? मान लेते हैं x किलोमीटर, किलोमीटर है ना, हाँ, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रति घंटा मान लिया, किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे है ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं उसको, ये रुपीज लिखा था, x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही स्थान B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक आपको एक चीज और बता दूं, बुक में स्टेटमेंट थोड़ी सी कटी हुई है। जो मैंने बोला है ना विपरीत दिशा में, वो बुक में नहीं है। ठीक है, विपरीत दिशा में वो बुक में नहीं है, वो एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है, पीडीएफ है, उसमें है। ठीक है, ये गलत है थोड़ी स्टेटमेंट, इसको ठीक कर लेना। कुछ बुकों में ठीक होगी, कुछ में गलत है, तो ये ठीक कर लेना। विपरीत दिशा वाला कुछ बुकों में नहीं है, कभी देखो जी ये तो है नहीं, तो विपरीत दिशा वाला भी है। क्योंकि यदि आपको यही कंडीशन दे रखी होगी तो एक समीकरण पड़ेगा, एक समीकरण से तो हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस वजह से आपने ये ध्यान से देखना है। अब देखो
भाई ये दोनों अब करते हैं काम। देखो करने से पहले देखो ये ए कितने, ए कहाँ तक चला, सी तक, बी भी कहाँ तक चला, सी तक चला। दोनों कितनी देर में मिले, कितनी देर में मिले, दोनों 5 घंटे में मिले। यानी कि ए ने कितनी दूरी तय की ये देख लेंगे, ठीक है। 5 घंटे में देखो क्या लिखेंगे, 5 घंटे में, 5 घंटे में स्थान ए वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 5 घंटे में कितनी दूरी तय की। दूरी का फार्मूला क्या होता है, समय। समय कितना है भाई, 5 घंटे। चाल कितनी है, ए स्थान ए वाली कार की चाल कितनी है, x, तो क्या हो जाएगा 5x हो गया। यानी कि कितने कितने दूरी तय की, सी तक पहुंचने पे, जहां वो मिलेगा 5 घंटे में। ये कितनी दूरी तय की उसने, 5x की, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी तय की बेटा, 5x, ठीक है। अब बी वाली निकाल लेते हैं। बी 5 घंटे में स्थान बी वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, उसकी देख लें कितनी दूरी तय करी है भाई, उसकी देख लेते हैं। उसकी कितनी होगी, 5 गुणा वाई हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 5 वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो आपकी, 5 वाई हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, वो 5 वाई होगी। अब देखो यहां से लेकर ये दूरी है, ये सारी, ये भी दूरी, ये भी दूरी और ये भी दूरी। यहां ध्यान से देखो, यदि मैं इस AC में से, इसमें से, इस पूरे में से ये घटा दूं, ये पूरा कितना है 5x, 5x में से 5y घटा दूं तो वो किसके बराबर आएगी, 100 के बराबर आएगी कि नहीं भाई। इस पूरे में से ये घटा दिया, ये घटा दिया तो ये बचेगा ना, ये कितना है 100। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसलिए 5x माइनस के 5y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 100 के। समझ गए कि नहीं, 5x इस पूरे में से यदि मैं ये घटा दूं तो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा कि नहीं, 100 लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो इन सभी को 5 से भाग हो रहे हैं ना सभी, तो कर दो ताकि आपका समीकरण और छोटा बन जाए। तो क्या करोगे, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ 100 को करेंगे 20 से, ये पहला समीकरण आ गया। समझा गया सभी को, ये पहला समीकरण पता लग गया। हमने क्या किया, ये देख लिया कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है ए कार वाला, जो ए स्थान से चली। फिर देख लिया 5 घंटे में बी वाले ने कितनी दूरी तय की, वो भी देख ली। दोनों का माइनस करके किसके बराबर रख दिया, 100 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ इस सिचुएशन पे जो ये लिखी थी मैंने, दिखाई दे रही है। अब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में मतलब ये कितने विपरीत दिशा में चलने पर कितनी देर में मिल जाते हैं, 1 घंटे के पश्चात मिल जाते हैं। तो 1 घंटे पर देख लेते हैं, क्या लिखोगे, 1 घंटे में स्थान ए वाली कार द्वारा तय की गई दूरी। 1 घंटे में देख लेते हैं कितनी दूरी तय की गई भाई। 1 घंटे में तो कितनी करेगा, x ही करेगा, 1 गुणा x हो गया। क्या होता है फार्मूला, समय, समय कितना 1, दूरी, समय गुणा चाल, चाल कितनी है x, तो क्या हो गया x, किलोमीटर है ये, ठीक है, ध्यान रखना किलोमीटर है। ऐसे ही 1 घंटे में स्थान बी वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, वो भी 1 घंटे में तय की है, समय गुणा चाल, तो क्या आ जाएगा y किलोमीटर आ जाएगी, दोनों क्या आ गई, y किलोमीटर आ गई, ठीक है। अब फिर दोबारा से देयरफॉर, अब ये किसके बराबर होगा भाई, ये देखो, ये यहां से यहां तक कितने इसने कितनी दूरी तय की x, और यहां से यहां तक इसने कितनी दूरी तय की y। उसने x दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की, y दूरी तय की, दोनों ने, उसने x, उसने y दूरी तय की, ठीक है। अब ये देखो, यदि मैं इसमें ये जोड़ दूं तो 100 के बराबर आएगा कि नहीं, यदि ये प्लस ये कर दूं तो ये सारा आ जाएगा, और ये सारा किसके बराबर है, 100 के। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 100 के। ये क्या हो गया, समीकरण 2 आ गया।
बिल्कुल आसान सा समय, थोड़ा सा समझना है। हमने दूरी दे रखी है, हमें दूरी दे रखी है ना, दूरी निकाल ली हमने। 5 घंटे में ए द्वारा जो ए स्थान से चली थी वो निकाल ली, और फिर बी स्थान वाली की निकाल ली, फिर दोनों को देख लिया, दूरी के बराबर रख दिया। ऐसे ही आपने इसमें कर दिया, ऐसे ही विपरीत दिशा वाले में कर दिया। समझ आ गया। अब ये 2 समीकरण हो गए, इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो कहाँ, वहाँ लिख लेते हैं, विलोपन विधि से करेंगे। पहला समीकरण लिख लो, x माइनस वाई बराबर 20, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जोड़ेंगे कि जो घटाएंगे, जोड़ने पर, क्योंकि ये बाद वाला कट जाएगा। देखो शुरू घटाने पर भी कर सकते हैं इसको। ये कट गया, ये क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 आ गया। x क्या आ गया बेटा, 120/2, यानी कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। x का मान क्या आ गया, 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो। 1 में रखने पर a क्या है, ये रहा। तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस से माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया। वाई का मान कितना आ गया बेटा, 40। वाई क्या मानना था, स्थान ए वाली कार का। ठीक है, अब वैल्यू वो भी देख लेते हैं, उत्तर ठीक है कि नहीं। ये देखो 60 प्लस 40 100, ठीक है। 60 माइनस 40 20, ये भी ठीक है, यानी कि उत्तर ठीक है। तो क्या लिखोगे, लास्ट लाइन लिखनी है। अतः क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, बस बचने के लिए कर रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, लास्ट में लिखना है x कितना था, 60, यहाँ लिखोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बी से चलने वाले की y कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने करना है। यदि आपको समझ नहीं आए कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा से इसकी वीडियो करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, दोबारा से मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है, पेपर में आने की चांस बहुत है। सिंपल, आपने पहले चाल मान ली, फिर उनकी दूरी निकालनी, फिर दूरी के हिसाब से प्लस कर दिया, एक में माइनस कर दिया, वो आपने देख लेना है। ठीक है, अब करते हैं हम लास्ट पार्ट, यानी कि इसका 5th पार्ट। देखो बेटा, लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ये बढ़ा का मतलब इंक्रीज की जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आयत के लंबाई चौड़ाई क्या है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उसके ऊपर है। पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं आयत का। देखो, विमाएं ज्ञात करनी है, 5th पार्ट है। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। मीटर में इकाई है, ठीक है, मीटर नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या मान लो, इकाई मान लो। ठीक है, और आयत की चौड़ाई मान ली y इकाई मान ली। ठीक है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लिख दो भाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुणा वाई, x गुणा वाई का मतलब एक्स वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्रश्नानुसार, अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं, यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये क्या कह रहा है, लंबाई को तो 5 इकाई कम कर दिया, कम कर दो भाई, लंबाई तो x मान रखिए, 5 इकाई कम कर दिया। ठीक है बेटा, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, बढ़ा दो भाई, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि प्लस कर दिया। तो जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना था, xy, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे।
एक्स वाई 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के 5y माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो ये एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई से एक्स वाई ऐसे कट जाता है। ये क्या आ गया 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, ये माइनस उधर जाके प्लस यानी कि 6। ये पहला समीकरण हो गया। फिर से प्रश्न अनुसार अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब वो कह रहा है कि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 67 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा वो आपका 67 बढ़ जाएगा, यही है ना। 3 इकाई लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 2, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से बेटा एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। ये क्या बच गया 2x प्लस 3y, इसको उधर ले जाओ, 67 माइनस 6, 67 में 6 गए तो क्या आएगा 61, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। अब हम इसको कौन सी विधि से, विलोपन विधि से क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब सोल्व करो, देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखें विलोपन विधि से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है बेटा। ये समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट लिख लिया। अब विलोपन विधि से सेम करेंगे, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो बेटा, क्योंकि ये सेम तो हो नहीं रहे ना, 1 से मल्टीप्लाई करके होते। कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है, माइनस के मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तीनों से, इसको भी 12, 3 से करो 6x आ गया, प्लस के 9y आ गया, और यहाँ क्या आएगा 183 आ जाएगा, सॉरी 183। ये 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब घटाने पर, क्योंकि दोनों को कैंसिल करना है, कैंसिल कब होगा, जब दोनों के साइन अलग अलग होंगे। ये माइनस के 19y आ गया, ये घटा दो, 3 में से 2 गए 1, 8 में 7 में से गए 6, 161 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। y 161, 19 ये 9, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा, y का मान समीकरण 1 में रखो, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 6। 3x यहाँ क्या आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3x उधर चला गया, 6 प्लस 45 कितना आ जाएगा 51, ठीक है बेटा। x क्या आ गया 51, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 17 आ गया। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 17, और y का मान कितना आ गया 9। अब जांच करके देख लो, वही जांच करो, इसमें पुट करो, 3 की 9 से x कितना है 17, 17 3 51 माइनस 5 9 45, 51 45 के 6, इसमें भी देख लो पुट करके। x की वैल्यू 17, 17 दूनी 34, 3, y की वैल्यू 9, 34 और 27, 34 और 27 61। तो इसका मतलब क्या है आपका, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए थी, लंबाई और चौड़ाई, तो क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई क्या माननी थी x, तो आयत की लंबाई कितनी है 17, और चौड़ाई कितनी होगी, इकाई लिख देना, ठीक है। और y माननी थी, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये क्या आ गई 9 इकाई आ गई। तो ये था आपका 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आपने करना है। आशा है कि आपको सम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसको ध्यान से करना है बेटा। जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ो। पहले स्टेटमेंट को समझो कि वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसके बाद आपने समीकरण बनाने हैं। समीकरण बन गए उसके बाद तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है बेटा। और मैंने बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि
स्टडी कंटिन्यू हो रही है ऑनलाइन, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू।